नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर भड़का जैन समाज। देश भर में लाखों जैन सड़कों पर उतरे। सरकार के फैसले का हो रहा जमकर विरोध। राहुल गांधी होंगे 2024 में विपक्ष का पीएम चेहरा। नीतीश ने भी दिया साथ। शिवसेना को भी राहुल गांधी से उम्मीद। संजय राउत ने कहा, कायम रहा प्रभाव तो 24 में होगा बड़ा बदलाव। उत्तराखंड सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर जाना ऋषभ पंत का हाल। परिवार वालों से भी की मुलाकात। एक्सीडेंट की वजह पर किया बड़ा खुलासा। वडनगर में पीएम मोदी की मां हीराबेन की प्रार्थना सभा। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कई राजनीतिक नेता और शुभचिंतक हुए शामिल। चीन में लाशों का अंबार। कोरोना से हर दिन हजारों मौतें। जापान, यूएस में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार। आज की सबसे पहली खबर में बात साल 2023 के पहले दिन शुरू हुए बड़े आंदोलन की। झारखंड स्थित गिरिडीह में जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जैन समाज में काफी ज्यादा गुस्सा है। जैन समाज के लोग झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जैन समाज की मांग है कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल की बजाय तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। इसी को लेकर लाखों जैन सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हर छोटे बड़े शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैन समुदाय का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। क्या कोई सरकार बड़ा कदम उठाएगी? अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप किसी भी पवित्र स्थल के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुसलमानों के लिए जो काबा है, हिंदुओं के लिए जो अयोध्या है, जैनियों के लिए शिखर जी वही पवित्र स्थल है। ये एक सिद्ध स्थान है। जैन धर्मावलंबियों के मुताबिक जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 20 उनको निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति उसी जगह से हुई है। उस पहाड़, उस पर्वत से, जिसे पारसनाथ पर्वत कहते हैं, वहाँ इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया। झारखंड की सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है और किस के कहने पे आप इस तरह के फैसले लेते हैं कि जहां जैन धर्मावलंबी नंगे पांव जाते हैं, आप वहां पे होटल्स खोलेंगे? आप वहां पे शराब, मुर्गा, मदिरा, इस सब का आप परमिशन देंगे? ये तो आस्था के साथ बहुत भद्दा मजाक है। ये वो जगह है जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जो सच्चे मन से वहाँ जाते हैं उनको नरक नहीं जाना पड़ता। मतलब ये मोक्ष की प्राप्ति उस जगह से होती है। इतना पवित्र है वो जगह। इसके बावजूद झारखंड की सरकार वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे आप ये तमाशा करेंगे, ये अक्षम्य है। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इमीडिएटली अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। लाखों संख्या में जैन समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। कोई अनशन कर रहा है तो कोई सर मुंडवा रहा है, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। देखिए, सरकार का काम थोड़ा सा ढुलमुल होता है। पहली बात तो ये कि ये आइडिया आया कहाँ से, किसने दिया ये आइडिया, किस वजह से दिया गया? क्या इसमें कुछ और फॉल प्ले किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें तहकीकात का भी विषय होना चाहिए। इस तरह से आप किसी भी धर्म के पवित्र स्थल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा हो कि सरकार फौरन इस पे फैसला करे और अपने आदेश को वापस ले ले। जी, अगली खबर में बात 2024 चुनाव में विपक्ष के पीएम चेहरे से जुड़ी, जिसमें राहुल गांधी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। कल ही कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, जिस पर आज नीतीश कुमार का बयान सामने आया। नीतीश ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर राहुल गांधी का जलवा कायम रहा तो देश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। एक एक करके बयान
बयान सामने आ रहा है, मान लिया जाए राहुल गांधी का नाम फाइनल हो चुका है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देखता है तो उसे देखने देना चाहिए। राजनीति है, डेमोक्रेसी है, कोई भी शख्स प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकता है, लेकिन 2024 में कोई वैकेंसी ही नहीं है। आपस में ये लोग आपस में ही खेल खेलें, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा। नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है। नीतीश कुमार फंस गए, ममता बनर्जी चुप हो गई, अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये तो क्या हो गया, और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने लॉस्ट ग्राउंड को वापस जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी एक नेचुरल चॉइस हैं, मतलब ये मान लिया जाए कि गांधी परिवार का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेसियों की मानसिकता है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी पार्टी ये तय नहीं करती कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सर्टिफिकेट आपस में ये लोग जितना भी बांटे, देश की जनता तय करती है किसकी सरकार होगी और कौन 2024 में प्रधानमंत्री होगा। और जिस हिसाब से अभी राजनीति की बिसात बिछी हुई है, 2024 में कोई डाउट ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवसेना तो बदले की भावना के साथ कह रही है कि बड़ा बदलाव होगा। देखिए, शिवसेना की दिक्कत यह है कि शिवसेना ये चाहती है कि किसी तरीके से कांग्रेस का साथ, वो कांग्रेस का पिछलग्गू बने रहना चाहती है, क्योंकि अगर कांग्रेस और एनसीपी का साथ उद्धव ठाकरे को नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि ये पार्टी महाराष्ट्र के अंदर विलुप्त हो जाएगी। जी, आज की तीसरी खबर में बात क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई, जिनके कार एक्सीडेंट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले आज सुबह पंत का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री धामी मैक्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से पंत के स्वास्थ्य सुधार के बारे में पूरी जानकारी ली। ऋषभ पंत की माताजी और उनकी बहन से मुलाकात की, साथ ही कहा ऋषभ पंत के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। पर बड़ा बयान देते हुए साफ किया कि हादसा रास्ते में गड्ढा आने की वजह से हुआ और गड्ढे से बचने की वजह से ऋषभ की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि झपकी आ गई, बहुत ज्यादा स्पीड में कार थी, पर धामी का बयान क्या कह रहा है? देखिए, धामी साहब का बयान तो ये कह रहा है कि ऋषभ पंत को वो बचा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर सारा फुटेज है। जिस स्पीड से धक्का खाने के बाद वो पलट रही है, कोई भी एक्सपर्ट वो कह सकता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी की स्पीड 120 के ऊपर थी। तो ये लग रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई वो गड्ढे में या ओवर स्पीडिंग की वजह से, अगर आप ओवर स्पीडिंग का ये कहेंगे तो फिर तो सारा दोष जो है वो ऋषभ पंत के ऊपर भी आ जाएगा, केस भी चलाना पड़ जाएगा ओवर स्पीडिंग का। ये मसला तो उस तरह से भी फंसता है। तो खैर ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ है, अच्छी बात यह है कि वो सही सलामत है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद वो रिकवर कर जाएंगे तो वो वापस क्रिकेट के मैदान में भी आ सकेंगे। लेकिन एक सीख इस एक्सीडेंट से, हर बार मुख्यमंत्री आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए एक सीख कि जब आप ड्राइव करते हो सड़क पे तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। और अगर कोहरा है, मौसम ख़राब है, ऐसे मौके पे आपको हाईवेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, उसको आप साथ रखें। लेकिन अचानक से रात के अंधेरे में आप निकल जाएं और आप ओवर स्पीडिंग करें और इस तरह का हादसा हो जाए तो ये एक दिक्कत की बात है। क्योंकि जिस गड्ढे के बारे में मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं वो गड्ढा टेलीविज़न वालों को नहीं मिला था, क्योंकि सवेरे सवेरे वहाँ टेलीविज़न वाले सब पहुँच गए थे। हरिद्वार हम लोग भी जाते हैं, रोड के उस रास्ते से हम भी गुजरते हैं, गड्ढे तो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन खैर एक अच्छा जेस्चर मुख्यमंत्री साहब की तरफ से घायल ऋषभ पंत की ओर से उनको
दिया गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रातों रात गड्ढे को भर भी दिया गया। कोई गड्ढा नहीं भरा गया। अगर गड्ढा को भरा गया होता, वहाँ जिस जगह से वो बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली ये जो पूरा हादसा हुआ है, सड़क के किनारे कुछ मिट्टी, उसको वो डॉज नहीं कर पाए, एक पहिया उसके ऊपर चढ़ गया और स्पीड इतनी थी कि वो रोल खाता हुआ टकरा गया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अगर गड्ढे होते तो गड्ढे के निशान भी होते, उसके वीडियोस भी होते, क्योंकि चैनल वाले तो सवेरे सवेरे वहाँ पहुँच चुके थे। तो ये भरपाई का काम कब हुआ, नहीं हुआ। हाँ, उस जो मलबा पड़ा हुआ था मिट्टी का, उसके आगे एक साइन, एक बोर्ड कॉशन का, वो ज़रूर नया लगाया गया। कोई गड्ढा वहां था ही नहीं। जी, अगली खबर में बात पीएम मोदी की मां से जुड़ी हुई। गुजरात के वडनगर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के भाई अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी और सोमा भाई मोदी सहित परिवार के सदस्यों के अलावा कई बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। ये प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे संपन्न हुई। देश के प्रधानमंत्री की मां का प्रार्थना सभा, ना कोई तामझाम, ना कोई चर्चा। यही तो फर्क है प्रधानमंत्री मोदी में। दाह संस्कार करने वो पहुंचे, कोई तामझाम नहीं, एक पारिवारिक सिंपल फंक्शन हुआ। जो रिक्वायरमेंट था बस उतना ही किया गया। और जो बात देश की जनता को समझ में आनी चाहिए, एक पैसा सरकार का इस पे खर्च नहीं हुआ, कोई सरकारी मदद नहीं ली गई। लकड़ी भी जो खरीदा गया परिवार की तरफ से। बहुत सारे इस तरह के केसेस हमने देखे हैं जहां पूरी की पूरी सरकार लग जाती है। कितने सारे चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के सब वहां पहुंच गए होते, कम से कम प्रार्थना सभा में भी आ गए होते। उसके लिए कोई बहुत बड़ा सिंगर भी आ गया होता। सरकारी खर्च पानी की तरह बहाया जा सकता था और इस पे किसी का कोई सवाल भी नहीं होता। यही तो फर्क है प्रधानमंत्री मोदी में। जो लोग परिवार से जुड़े हुए थे, स्थानीय लीडर्स, वो पहुंचे। कौन प्रधानमंत्री के इस दुख भरे समय में कौन सा नेता प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा उनको सहानुभूति, उनको सांत्वना देने के लिए नहीं मौजूद होता। लेकिन प्राइवेट स्फीयर को प्रधानमंत्री मोदी प्राइवेट रखते हैं। और जो मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि अपने निजी जीवन पे प्रधानमंत्री मोदी सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। जी, आखिरी खबर में बात कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। कोरोना से दुनिया एक बार फिर घबराई हुई है, क्योंकि चीन में फिर से कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों ने सभी को परेशान कर दिया है। चीनी सरकार सही आंकड़े जारी नहीं कर रही है। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। कुछ इसी तरह के हालात जापान में भी है, जहां रोजाना 300 से अधिक मौतें हो रही हैं। इसके अलावा अमेरिका में भी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। पिछले ही दिन कोरोना वायरस से 1400 मरीजों की जान गई है। एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है। देखिए, कोरोना तो डरा ही रहा है। चीन दुनिया के लिए फिर एक खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनल, लाखों की संख्या में रोज लोग ग्रसित हो रहे हैं कोरोना से। वहां बवाल मचा हुआ है। शी जिनपिंग का लेटेस्ट जो कल उन्होंने बयान दिया कि स्थिति अच्छी नहीं है, हमें बहुत सारे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन आप संख्या नहीं बताएंगे। वामपंथियों की जहां जहां दुनिया में सरकार होती है, वहां सरकारी मीडिया काम करती है और सूचना, और खास करके सही सूचना, सच उन देशों के अंदर की वो बाहर नहीं आती है। अब चूंकि फ्लाइट्स वगैरह बंद हुए नहीं, तो सबसे ज़्यादा असर इसका जापान में देखने को मिल रहा है। फिर से वहाँ पे स्थितियाँ बेकाबू होती चली जा रही है। देश भर में 1400 लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में भी संख्या बढ़ रही है दिनों दिन। तो ये कई सारी चीज़ें चिंताजनक है। लेकिन सवाल यही है कि चीन से अकाउंटेबिलिटी मांगेगा कौन? क्या जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने चीन को इस बात के लिए घेरा
कि पिछली बार जब चाइनीज़ वायरस उनके लैब से पूरी दुनिया में पहुंचा तो उसके लिए क्या हमने चीन को दंडित किया? कई सारे सवाल हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल कम्युनिटी को देखना और समझना पड़ेगा। अदरवाइज जिस हिसाब से चीन ने कोरोना के वायरस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा है अब अपने ही हथियार से खुद उसकी भरपाई कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।